हेलो बच्चों, आज हमारा ये एपिसोड सेकंड है जिसमें हम देखेंगे कि हरिहर काका के साथ पहले क्या क्या घटना घटित हुई और जब वे ठाकुरबाड़ी का जो फाटक पीटने लगे थे तो उस समय फिर क्या हुआ था। तो उस हरिहर काका के विषय में, आगे की घटना के विषय में हम जानेंगे। तो जब वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे, इसी समय ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे, मतलब इधर उधर वो अपने बचाव के लिए भाग गए, अपने हथियार संभाले। लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले गए, जो उनके साथ उनकी सुरक्षा के लिए आए थे और हरिहर काका की खोज के लिए निकले थे। सिर्फ वे तीनों भाई ही शेष बचे। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसीलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। अब उन्हें लगा कि अब पुलिस का ही हमें सहारा लेना पड़ेगा। जो उनके साथ आए थे तो वो भी उनसे दूर हो गए। अब उन्होंने लगा कि ये हमारे बलबूते काम होने वाला नहीं है। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन में आ गए थे। उन्होंने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी हमारे सामने आएंगे। जिस महंत को वह आदरणीय, आदर के योग एवं श्रद्धेय समझते थे, श्रद्धा के योग, उनके प्रति उनकी श्रद्धा थी, वह महंत अब उन्हें घृणित और दुराचारी और पापी नजर आने लगा। मतलब जो दुराचारी, बुरे आचार विचार वाला और घृणा, उसके प्रति नफरत पैदा हुई और पापी नजर आने लगा, मतलब पाप के कार्य कर रहा था। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा। अब उनकी अपेक्षा उन्हें अपने भाई अधिक पवित्र लगने लगे, बहुत ही नेक और शरीफ अच्छे लगने लगे। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही ये सब किया गया है हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र तो रास्ता था। तो इस तरह वो हरिहर काका को महंत जी समझा रहे हैं कि ये हमने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। अब जीप से तीनों भाई, एक दरोगा और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं मिला। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू कर दिया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे, क्योंकि ठाकुरबाड़ी थी वो बहुत विशाल थी और पुलिस के जवान थे कम। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल लिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा
करने लगे पुलिस वाले। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो मतलब उनके भाई सोच रहे थे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुर बाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोल दिया। अब अंत में क्या हुआ कि एक वृद्ध साधु आया और उसने ठाकुर बाड़ी का फाटक खोला। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरिहर काका तथा ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा। लेकिन हुआ क्या कि उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उस 80 साल के जो वृद्ध साधु ने उनके विषय में कुछ भी नहीं बताया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां भी दी, लेकिन हुआ क्या? हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मार पीट कर का सहारा भी लेकर के बात उगलवाते हैं। लेकिन उस साधु की वय 22 देखकर, वय मतलब उसकी उम्र देख कर के लेकिन उस साधु की वय देखकर, वय क्या होता है? उम्र को देख कर के पुलिस इंचार्ज को मेहटिया जाना पड़ा। मतलब ये चीज़, मतलब उनको टाल जाना पड़ा। मतलब उन्होंने इस बात को फिर टाल दिया। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन ना तो ठाकुर बाड़ी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और ना ही छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुर बाड़ी में नहीं मिला। उसके आगे हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुर बाड़ी ने महंत पर साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए, अब क्या होगा, इस तरह की उनमें चिंता होने लगी। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस भी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे। लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ, कोई भी एक कार्य नहीं हुआ और वो सोच कुछ अलग रहे थे। अब ठाकुर बाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी। बाद में जिन कमरों की चटकनी जो बंद थी उन्हें भी खोल कर देखा गया था। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई थी, तो उसने साफ कह दिया, मेरे पास नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए। इस तरह ने पुलिस वाले अंदाज़ा लगा रहे थे कि इस दरवाजे को तोड़ के देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक ही उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू कर दिया। अब वो खुद हरिहर काका ही थे। तो पुलिस के जवान सावधान हो गए। पुलिस के जो सिपाही थे, पुलिस के जवान जो सावधान हो गए थे, तो क्या हुआ कि ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोला गया।
कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उन्हें बहुत क्रोध आया। उस वक्त अगर महंत, पुजारी और अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था जब उन्होंने हरिहर काका की स्थिति को देखा और पुलिस वहाँ पर आ गई थी। उसके बाद हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे, उनके मुंह में कपड़ा भी ठूंस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर उन्होंने धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया कि वह साधु नहीं, वह डाकू, हत्यारे और कसाई हैं, कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे के निशान ले लिए थे। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी कि एक जो साधु महंत जो होते हैं, एक प्रवचन देते हैं, अच्छा संदेश देते हैं, लेकिन ये तो नफरत के योग्य हैं। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना उन्होंने ठाकुर बाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। तो पुलिस को सारा कुछ महंत, साधु और उनके पुजारियों के विषय में बता दिया। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इस बार उन्हें दालान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे, जितने भी मतलब ताकतवर लोग थे, सबको बुला लिया गया था, हथियार जुटा लिए गए थे और 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे थे। अगर किसी अनावश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो क्या होता कि 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते, रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी कि आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते थे। इधर ठाकुरबाड़ी का जो दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि जो महंत और वो जो साधु संत लोग थे उनका जो गलत व्यवहार देख करके सबके मन में एक नफरत हो रही थी। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थीं और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। मतलब उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा था। जो उनके साथ इस तरह की परिस्थिति जो आ रही थी, वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं, बल्कि उनकी 15 बीघा जो ज़मीन है, जायदाद है, वही है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं, मतलब खाना भी सही तरह से नहीं देते थे। इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को अब सब नज़र आने लगा था। तो महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। जो महंत और साधु संत हैं ठाकुरबाड़ी के, उनका यही काम है निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का वो ढोंग रचते हैं।
साधु के बाने में महंत पुजारी और अनेक उनके सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी बुरे कर्म करते हैं। छल बल कल किसी भी मतलब छल बल और कल मतलब जो युक्ति अपनाते हैं, अपना छल करते हैं, अपना बल दिखाते हैं कि हम में ताकत बहुत है, और कल मतलब युक्ति अपनाते हैं, नई नई युक्ति अपनाते हैं। किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं और काम भी करना चाहते नहीं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को इन्होंने माध्यम बनाया है कि ठाकुरबाड़ी के माध्यम से हम हरिहर काका की जो खेती है वो इसके नाम करवा लेते हैं। एक ऐसा माध्यम बनाया था जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसीलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास भटकने तक नहीं देंगे, साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं देंगे। इस तरह का उन्होंने ये फैसला किया। अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। मतलब दूध में जब मक्खी गिर जाती है तो लोग उसे निकाल कर फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं और बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। यह उनके मन में इस तरह की बात आ गई। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और ही रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र सहारा है। तो वो इस तरह ताने बाने बुन कर के जो हरिहर काका की जो ज़मीन है अपने बच्चों के नाम कराने के लिए इस तरह उनके सामने ये बातें रच रहे थे। सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा होती रहती, लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, मना कर देते। वो क्या कहते कि मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः ही मिल जाएगी, इसलिए लिखने का तो कोई अर्थ ही नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने कर ही दिया है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि खेती जल्दी से जल्दी हमारे नाम की जाए। लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो ठाकुरबाड़ी के महंत साधु संतों ने किया था, जो रूप महंत और उनके सहयोगी ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे उन्हें अपना अभिन्न समझते थे, जो उनकी नींद ही सोते और जागते। अब उनका भी व्यवहार क्या हुआ कि वे हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। वह कह रहे थे, सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मारकर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। अब वे भी हरिहर काका को मारने के लिए तैयार तत्पर हैं। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी, इस तरह की धमकी हम दे रहे थे भाई। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते, लेकिन क्या हुआ कि अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। जब उन्हें पता होता है कि जब हमने जीवन धारण किया है तो मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु एक ना एक दिन तो आनी है, तो मौत से डरना क्या है, चाहे मैं अपने आप मरूं या इनके द्वारा मारा जाऊं। तो इस तरह की उनको ये ज्ञान हुआ। डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह की उनके मन में ये भावना आई। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें।
वह ठीक रहेगा होगा, और लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी के वे घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं। मतलब अब उनके मन में इस तरह की भावना आई। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जो रमेश्वर की जो पत्नी थी, रमेशर के ख़त्म हो जाने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की ज़मीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर सत्कार किया, लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। अब दोनों वक्त का उसको खाना भी नहीं मिल रहा था। तो ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा था हरिहर ने। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते होते, मतलब उनकी खुशामद करते, उनका आदर सत्कार करते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं हो। इस तरह उन्होंने अपने भाइयों को बोला। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें ही है, ये उनके भाइयों ने कहा। चाहे हंस के लिखो या फिर रो करके। इस तरह हरिहर काका के भाई उनको धमकियां देने लगे। ये देखिए कि उनको यहाँ पर ज़बरदस्ती पकड़ लिया गया है और यहाँ खींचातानी हो रही है, झपटा झपटी हो रही है और उनसे निशान लगवाने के लिए। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे अपनी जान बचाकर, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। जब उन्होंने मना किया कि मैं अंगूठे के निशान नहीं करूँगा कागज़ पर, तो अब उन पर प्रहार होने लगे, उन पर हाथ भी उठाया जाने लगा। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इतने लोगों का सामना कैसे कर सकता है। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था, जिससे कि इसकी आवाज़ कोई, हरिहर काका की आवाज़ कोई सुन ना ले गांव में। लेकिन काका की आवाज़ तो गांव में पहले ही पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई, लेकिन वहाँ उपस्थिति हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने यह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई। अब क्या हुआ कि वह पुलिस की जीप के साथ आधम के महंत, और पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। अब घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जैसे कि जहाँ ठाकुर बाड़ी में किया गया था उससे भी बुरी हालत में घर पर देखा गया, तो उन्हें वहाँ बरामद किया गया। अब बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागज़ों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, कि उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से भी मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पांवों पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। इस तरह की जब स्थिति देखी वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए हरिहर काका। मुंह पर पानी छिटक कर उन्हें होश में भी लाया गया।
भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए, भाग गए थे वो। और पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आ गए। रिश्ते के जो शेष लोग थे वो भी फरार हो गए, भाग गए वहाँ से। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान उन्हें मिले। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यह चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः कोई इस तरह की घटना घटित ना कर दें, उन्हें मतलब धर दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की। अब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान हरिहर काका के लिए तैनात कर दिए गए। जहां तक मैं समझता हूँ फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है, क्योंकि दोनों ही ध्यान रख रहे थे। एक दूसरे को चिंता थी कहीं ये लेकर के ना दबोच लें या ये ना खेत अपने नाम करा लें। तो इस तरह की दोनों तरफ, एक तो भाइयों की तरफ और एक ठाकुरबाड़ी के महंत साधुओं की तरफ, इस तरह की परेशानी हो रही थी। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव, अच्छा भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील थे। दोनों दल मतलब जैसे एक तो हरिहर के भाई और एक महंत और साधु संत। गांव में एक नेताजी हैं, वह ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना खेती गृहस्थी, फिर भी 12वें महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं। तो इस तरह ये नेता भी अपना प्रस्ताव लेकर के आते हैं और कहते हैं कि उनकी ज़मीन में अपनी ज़मीन पर हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग भी होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट जाते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत, खलियान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा उनकी घटना की तरह विचारणीय है और चर्चनीय। कोई दूसरी घटना नहीं है, मतलब उसी घटना पर लोग वाद विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है और कोई बातें होती नहीं। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान भी ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद
उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। इस तरह की लोगों में चर्चा है। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है और अपना मत रखता है। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं। अपना अपना पक्ष लोग रखते हैं कि ये होना चाहिए। कोई कहता है भाइयों को दे देनी चाहिए, कोई कहता है ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, और एक नेताजी आते हैं वो विद्यालय के लिए खुलवाने के लिए अपना प्रस्ताव रखते हैं। उत्तराधिकारी ठाकुरबाड़ी को मिलता तो ठीक रहता, दूसरी ओर के लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। इस तरह का वो अपना अलग अलग प्रस्ताव रखते हैं। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसके मन में जो आता है वो उसे बोल देता है। वह नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। इस तरह की भी धारणा लोगों के मन में आ रही है, मतलब उनके भाइयों में, कि अगर ख़त्म कर दिया जाता तो आगे बात ही न बढ़ती। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी भी बह सकती है। और एक तीसरी खबर क्या आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। वो मतलब डाकू बुटन सिंह से सौदा तय कर रहे हैं कि हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन ले लेगा और दखल करार कर देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं, तो पूरे इलाके में उसके नाम की तूती भी बोलती है, उससे लोग डरते भी हैं। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। ये भी एक खबर आ जाती है कि साधु संत इस तरह का एक योजना बना रहे हैं कि वो कोने कोने से साधुओं और नागाओं को बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो जाता है। आच्छादित मतलब जो भी ये बातें हैं डरावनी, वो है उससे रहस्यपूर्ण बातें और ये डरावनी बातों से आकाश जो है वो ढक जाता है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो नहीं आए, एक ना एक दिन तो उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, यह बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही, इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटला कर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं, मतलब वह कुछ भी बोलने में भी असमर्थ हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता है और खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी भी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। इस तरह मतलब कहा जा रहा है कि वह बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे हैं और अपनी मतलब जो शेष दिन है वो काट रहे हैं। और नौकर रख लिया है, वो उन्हें खिलाता है पिलाता है और उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी जीते, लेकिन
वो तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, हरिहर काका से कोई भी जवाब वे नहीं दे पाते हैं। खुली आँखों से बराबर आकाश को ही निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, जिसके मुंह पर जो भी आ रहा है, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई भी बात नहीं है। वो किसी से भी कुछ कहना नहीं चाहते। तो अंत में जब पुलिस के जवान जो हैं हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती भी कर रहे हैं, मतलब अच्छा सा अपना जीवन गुजार रहे हैं। जिसका धन, कहते हैं कि जिसका धन वह रहे उपास, मतलब जिसका धन है वह तो उपवास कर रहा है। जैसे हरिहर काका हैं, वो तो बहुत कुछ कम खा रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं और सब कुछ है उनके पास, और खाने वाले करें विलास। और जो पुलिस वाले हैं वो अच्छा सा खा पी रहे हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। अब तक जो नहीं खाया था वो भी खा रहे हैं। दोनों जून, मतलब दोनों वक्त का वो अच्छा भोजन ले रहे हैं। लेकिन जो हरिहर काका के 15 बीघे ज़मीन होते भी वो अपने जीवन का सुख नहीं भोग पा रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ हरिहर काका के विषय में कि हरिहर काका के मतलब जो अपने परिवार के जो लोग हैं उन्होंने ही कितना प्रताड़ित किया। एक स्वार्थी होकर के वे उसे मारना चाहते हैं और उनकी 15 बीघा ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। इसी तरह आपने देखा कि एक जो ठाकुरबाड़ी के जो लोग हैं वो ठाकुरबाड़ी का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहते हैं और मतलब अच्छा अपनी ज़िंदगी को ऐसो आराम की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, महन साधु संगत के जो लोग हैं। लेकिन हरिहर काका के विषय में कोई भी नहीं सोच रहा। और एक नेता भी अंत में आते हैं, वो भी एक सुझाव लेके आते हैं कि वो उनकी ज़मीन में विद्यालय बनाया जाए, लेकिन उसकी बात को भी वे ठुकरा देते हैं। तो अंत में आपने देखा कि जब हरिहर काका को ज्ञान हो जाता है तो वे मरने से नहीं डरते। उनका यही कहना है कि आप मुझे मार दो, मरने से पहले मैं किसी को अपनी ज़मीन किसी के अधीन नहीं कर सकता, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना सब कुछ दूसरे के अधीन करने के बाद व्यक्ति बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है और उसे दोनों वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता। तो आपने यहाँ देखा कि लोग किस तरह के स्वार्थी होकर के दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं। तो हमें इसमें बदलाव लाना है। जो युवा पीढ़ी है उसे सोचना होगा कि हमारे जो अपने बड़े बूढ़े लोग, हमारे परिवारी जन, हम उन्हें सम्मान दें, उनका आदर करें और ना कि स्वार्थी बनें। और ये पाठ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये हमने एपिसोड 1 पहले हमने भेजा है और ये है एपिसोड 2। इसके 2 भाग हैं इस पाठ के। आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।